क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका हल कैसे होता है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम इसको विभाजित करके देखते हैं क्या यह 2 से विभाज्य है। तो 2 से हम भाग करेंगे, एक कट जाएगा, 70 दूनी 140, फिर 70 में भी 2 से भाग लग जाएगा, 35 दूनी 70, फिर अब 35 में देखते हैं 2 से भाग नहीं लगेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भी भाग नहीं लगेगा। और उसके बाद जो है अभाज्य संख्या 5 है, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 से इसमें लग जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल तो 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको हम घात के रूप में लिख देंगे। 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 और गुने 7 7 का पावर 1। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अब इसी आधार पर आपको पहला का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आपको 3 सवाल दिया हुआ है, जिसमें पहला सवाल है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे 13। अब फिर दूसरा है 91, 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 से लगेगा, 13 सत्ते 91। 26 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ये आपका हो जाएगा 2 गुने 13, यानी 2 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। इसी प्रकार 91 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ये हो जाएगा 7 गुने 13, यानी 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 26 और 91। देखिए एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब यहाँ पर 2 संख्या को 26 और 91। 26 के का जो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है वह 2 का पावर 1 और 13 का पावर 1 है। 91 का है 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1। अब इसमें देखते हैं इसमें उभयनिष्ठ कौन है। तो उभयनिष्ठ आपका 13 है, तो पहला में 13 का घात 1 है और दूसरा में भी 13 का घात 1 है। तो एचसीएफ में लेना क्या है, तो दोनों अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें जो उभयनिष्ठ है उसका न्यूनतम घात। यहाँ पर दोनों में न्यूनतम घात आपका एक ही है, तो कॉमन आ जाएगा आपका 13। चूंकि अकेले 13 इसमें कॉमन है तो 13 ही आएगा। अगर एक और कोई संख्या कॉमन रहता तो उसका भी न्यूनतम घात लेकर के उसको हम गुना कर देते और वह गुणनफल एचसीएफ होता। यहाँ पर चूंकि सिर्फ एक ही अंक 13 आपका कॉमन आ रहा है, इसलिए 26 और 91 का सबसे कम घात वाली उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आपका 13 है।
यानी 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर एलसीएम, एलसीएम जो होता है, एलसीएम संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इसमें देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1 है। 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 है। इसमें संबद्ध संख्या कौन कौन सी है? संबद्ध संख्या 2 है, 7 है और 13 है। तो 2 का अधिकतम घात कितनी है? 1, तो 2 का पावर 1 ले लेंगे। फिर अगली संबद्ध संख्या 7 है, 7 का अधिकतम घात कितनी है? 1, तो 7 का पावर 1। उसके बाद संबद्ध संख्या 13 है, तो 13 का अधिकतम घात कितना है? 1, तो 13 का पावर 1। अब ये हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 13, तो 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 182, यानी एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। ध्यान में रखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले उन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर उसको अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख करके उसको घात में व्यक्त कर देंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा अर्थात जो संख्या कॉमन होगा, उस कॉमन संख्या में जो सबसे न्यूनतम घात होगा, जो घात सबसे कम होगा, उसको लेकर के गुना कर देंगे, वह गुणनफल आपको एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर हमें गुना करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ 13 ही आ रहा है। कोई और एक अंक मिल जाता उसका न्यूनतम घात लेकर किसके साथ हम गुना कर देते, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है और उसका न्यूनतम घात 1 है, इसलिए 13 का घात 1 यानी 13 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करना होता है कि पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उस अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे, और फिर जो संबद्ध संख्या, संबद्ध मतलब जितनी भी संख्या है, उन सारे संख्याओं का जो अधिकतम घात होगा उसको लेकर के हम गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 26 के गुणनखंड में संबद्ध संख्या 2 और 13 है, 91 के गुणनखंड में 7 और 13 है। अब इसमें आपको आ गया 3 संबद्ध संख्या 2, 7 और 13। 2 का अधिकतम घात 1 है तो 2 का पावर 1 लिया, 7 का अधिकतम घात 1 है तो 7 का पावर 1 लिया, और 13 का अधिकतम घात 1 है तो 13 ले लिया। अब सबको मैंने गुना कर दिया, 182 हो गया। अब कहता है इसमें, ये तो सवाल चूंकि इसमें 2 भाग है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिया। अब कहता है जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब हम इसकी जांच करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पर 2 संख्या आपको दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 को हम 91 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। इसका गुना जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2366। फिर लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ आपको आया है 13 और एलसीएम आया है 182। 13 को 182 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, बाकी 2, 13 8 104 और 2 106, बाकी 10, 13 10 23। इसको हम मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दूसरा। तो समीकरण पहला और दूसरा से स्पष्ट है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। इसके अंतर्गत आपको 2 सवाल और दिया हुआ है, इस दोनों सवाल को आप इसी आधार पर सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तीसरा का पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, इसका हल हम देखते हैं। सबसे पहले हम बारी बारी से तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। फिर 15 है, 15 में 3 से लगेगा, 3 पचे 15। फिर 21 में 3 साते 21। अब यहां पर लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। 12 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, 2 का पावर 2 गुने 3, चूंकि यहां 2 2 बार है। इसी तरह से लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। यहां पर देखिए 15 क्या है, 3 और 5, यानी 3 5 15, 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। यहां पर देखिए 21 का 3 7 21, 3 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। इसलिए एचसीएफ किसका, 12, 15 और 21 का क्या होगा, एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब इस तीनों में देखिए उभयनिष्ठ जो है कौन संख्या है, 3 3 3, उभयनिष्ठ संख्या 3 है और 3 का न्यूनतम घात 1 है, यानी 3 का पावर 1, यानी ये हो जाएगा 3। एलसीएम 12, 15, 21। एलसीएम होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। इसमें संबंध संख्या 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, और सबका मैक्सिमम घात 2 का मैक्सिमम घात 2 का पावर 2, 3 का मैक्सिमम घात 1, 5 का मैक्सिमम घात 1, 7 का मैक्सिमम घात 1। यह हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ 3 5 7, तो 4 तिया 12, 5 60, 7 420। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1। इसी के आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और तीसरा बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306,657 बराबर 9। यानी दो संख्या आपको 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। तो कहता है एलसीएम 306 और 657 को ज्ञात करना है। तो इसका हल देखिए कैसे करेंगे। यहाँ जो दो संख्या दिया हुआ है इसमें से एक को हम ए मान लेंगे। ए बराबर हो गया 306, बी बराबर हो गया 657। एचसीएफ 306 और 657 कितना हो गया 9। हमको निकालना क्या है एलसीएम कितना होगा। सूत्र से आप क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल ए इंटू बी। अर्थात
दो संख्याओं का लॉसो और मोसो का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी a गुने b बराबर HCF गुने LCM। अब a गुने b क्या होगा? 306 गुने 657। इसका HCF कितना है? 9 गुने LCM, या LCM इक्वल कितना हो जाएगा? 306 गुने 657 बट्टा में 9। 9 से भाग करेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, यानी ये हो जाएगा आपको 34 गुने 657। 34 को आप 657 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22,338। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। आप इस सवाल को बढ़िया से देख लेंगे क्योंकि अक्सर ये सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका हल सबसे पहले आप समझ लें कि संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अर्थात कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। यानी 0 पर वही संख्या समाप्त होगी जो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगा। अब यहां पर देखिए 6 का पावर n है, तो n का मान आप रखते जाइए। अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो 6 का पावर 1 कितना होगा? 6। ये 5 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। फिर n का मान हम 2 रखते हैं तो 6 का पावर 2 क्या होगा? 36। 36 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 6 का पावर 3 रखते हैं तो 6 6 का 36, 36 को 3 से गुना करेंगे 216, यानी ये भी संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो कोई भी संख्या अगर n घात के रूप में लिखा हुआ है तो वह 0 पर समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से वह 5 से विभाज्य होगा। और जब वह 5 से विभाज्य होगा तो उस संख्या को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अभाज्य गुणनखंड जो होगा 5 भी आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 6 का पावर n है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये हो जाएगा 2 गुने 3, यानी 2 गुने 3 का पावर n। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 5 तो है नहीं, तो निश्चित रूप से n के किसी भी मान के लिए वह 5 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 से जो संख्या डिवाइड होगा निश्चित रूप से उस संख्या के अंत में 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। जैसे 10 है तो 10 5 से डिवाइड होता है, देखिए 10 के लास्ट में क्या है? 0 है। 20 है, 20 के लास्ट में 0 है, देखिए 5 से डिवाइड हो जाता है। तो जिस जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वह निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगा। अगर वह 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। तो 6 के पावर n में जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आपको क्या आता है? 2 गुने 3 का पावर n। चूंकि इसमें 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से ये 5 से गुणनखंड, ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। अगर 5 से विभाज्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस संख्या का अंक जो होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी को मैंने आपको, चूंकि ये भाषा टाइप का सवाल है, इसको मैंने लिख दिया, इसको बढ़िया से आप समझिए। यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा, जो संख्या 0 पर समाप्त होता होगा निश्चित रूप से वो 5 से विभाज्य है। 10 5 से कटता है, 20 5 से कटता है, 30 5 से कटता है, सबके लास्ट में 0 है तो वो 5 से कटेगा। और जो संख्या 5 से कटा है इसका मतलब उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, यानी अगर 0 पर समाप्त होगा तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए? 5 आनी चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? 6 का पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं
तो 2 गुने 3 का पावर n ही आ सकता है, यानी इसमें 5 नहीं आएगा। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। पहला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, और दूसरा क्या होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। इस जवाब को आप लोग लिख लेंगे। अगर ये भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षा में, तो आप इस तरह से इसकी व्याख्या कर देंगे। एक बार और ध्यान से आप समझ लीजिए, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगा, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें 5 आ जाता है, क्योंकि वही संख्या 0 पर समाप्त होती है जो 5 से डिवाइड होती है, 5 से विभाज्य होती है। 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें 2 गुने 3 आता है, यानी 5 तो आता नहीं है। तो निश्चित रूप से यह संख्या n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इसमें आपको 2 सवाल दिया हुआ है। एक इसको चेक करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, फिर इसको चेक करना है भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, यहाँ पर देखिए कॉमन 13 आ जाएगा। सबसे पहले आप 13 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 7 गुने 11 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 13, 7 को 11 से गुना करेंगे, अगर 7 77 प्लस 1 यानी 13 गुने 78। अब इसको गुना कर लीजिए, 13 8 104, बाकी 10, 7 91 और 10 101। 13 8 104, बाकी 10, 7 91 और 10 101, यानी ये आपको हो गया 1014। अब देखिए चूंकि 1014 एक और स्वयं के अतिरिक्त तेरह एवं के अतिरिक्त, देखिए किस किस से विभाज्य होगा, 13 से भी विभाज्य होगा, 78 78 तिरछा का 78, यानी 1014 एक और स्वयं के अतिरिक्त 78 में 6 है, 6, 13 और 78 से भी विभाज्य है। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं होगी। देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के वक्त हम आपको बताया था कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है। भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होता है। तो मैंने इसका जब कैलकुलेशन किया तो ये लास्ट में आया 1014। अब इस 1014 को हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यह जो है आपको 1 से तो कटेगा ही, 1014 से भी कटेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए 13 है, 13 से भी कटेगा, 78 है, तिरछा का 78 यानी आपको 6 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 13 से भी कटेगा। यानी अब फिर देखिए 6 जो है वो भी 2 और 3 से कटेगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए
कि 1014 एक और स्वयं के अतिरिक्त 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी संख्याओं से विभाज्य है। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 जो होगी एक भाज्य संख्या होगी। इसी आधार पर आप इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, इस रूप में लिख लेंगे। लिखने के बाद देखेंगे कि वह एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी संख्याओं से विभाज्य होगा, तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खेल में के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 18 और 12 का। तो सबसे पहले देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 18 है, 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 6 का 18, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल इसका आ जाएगा 12, 2 दूनी 4, यानी 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। इसलिए एलसीएम 18 और 12 एलसीएम क्या होता है, दोनों में जो संबद्ध संख्या होगी उसका मैक्सिमम जो घात होगा उसको लेके गुना कर देंगे। इसमें संबद्ध संख्या क्या है, 2 है और 3 है। यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 2। दूसरी संबद्ध संख्या 3 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 3 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 4 और 3 का पावर 2 9, 9 चौका 36, यानी कहता है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद, अतः किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। प्रश्नावली 1.2 में कुल आपको 7 प्रश्न दिया हुआ था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बताया। क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर इसका 2, 3, 4 और 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सवाल दिया हुआ था, उसमें 2 का 1 हमने बता दिया था। इसी आधार पर आपको 2 का 2 और 3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल दिया हुआ है, 3 का 1 बताया था, इसी आधार पर दूसरा और तीसरा बन जाएगा। फिर चौथा बताया, फिर 5 बताया, उसके बाद फिर 6 और 7। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।